गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हेरिडिटरी इवोल्यूशन का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। देखिए, इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है क्लास 10th में नहीं है, इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम हेरिडिटरी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हेरिडिटरी का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, है ना। तो इस मेंडल को क्यों पढ़ेंगे हम लोग? मेंडल को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उसका जो है जेनेटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जेनेटिक्स में मेंडल का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम मेंडल की पहले हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंडल जो है उसका मेंडल बॉर्न कब हुआ? इसका पूरा नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल। इसका जन्म जो है वो 1822 में हुआ। ठीक है, इसका जो जन्म है वो चेक रिपब्लिक में हुआ। चेक रिपब्लिक। इसमें एक विलेज है, स्मॉल विलेज, जिसका नाम हेंजेंडोर्फ। ठीक है, हेंजेंडोर्फ विलेज के अंदर मेंडल का जन्म हुआ। मेंडल ने क्या किया उसके बाद में? उसने फिलोसॉफी की स्टडी करी। ठीक है, बहुत सालों तक क्या किया? फिलोसॉफी की स्टडी करी। इसके बाद इन्होंने सेंट थॉमस, जो ब्रूनो में है, कहाँ पे है? ब्रूनो में। उस सेंट थॉमस में ऑगस्टियन मोनेस्ट्री ज्वाइन करी। कब करी थी? 1843 में। ठीक है, सेंट थॉमस में ऑगस्टियन मोनेस्ट्री ज्वाइन करी। इसके बाद में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ज्वाइन करी, है ना। वहां पे इन्होंने फिजिक्स और बॉटनी पढ़ी। कहाँ पे? फिजिक्स एंड बॉटनी कहाँ पढ़ी? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। कब पढ़ी? 1851 से 1853 के बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ज्वाइन करी। इसके बाद में वो फिर से यहाँ से पढ़ाई करके फिर से ब्रूनो चले गए। कहाँ चले गए? ब्रूनो, जहाँ पे उसने मोनेस्ट्री ज्वाइन कर रखी थी। तो ये फिर से आपके इन्होंने ब्रूनो चले गए। यहाँ पे ब्रूनो जाने के बाद वो टीचिंग में लग गए, है ना। किसमें लग गए बच्चा? टीचिंग में। वहां पे उन्होंने क्या पढ़ाया? फिजिक्स और नेचुरल साइंस पढ़ाई। फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस पढ़ाया। अब इसी में रहते हुए, पढ़ाते हुए, जब वो टीचर थे, तब उन्होंने 1856 के अंदर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चालू कर दिए। एक्सपेरिमेंट किस पे कंडक्ट किए? एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पी पे। किस पे? गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। इस गार्डन पी पे हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। ठीक है, इस गार्डन पी का हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। क्या है? पाइसम सेटाइवम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इन्होंने बच्चा 10 साल तक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। कितने साल तक? 10 ईयर्स तक। ठीक है, और उन्होंने इसकी मतलब बढ़िया से कैलकुलेशन करी। हर हर एक्सपेरिमेंट का उन्होंने क्या किया? मतलब रिटर्न नोट लिखते थे, उसको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया, और उन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन के लॉज दिए। क्या दिए? हाइब्रिडाइजेशन के लॉज। तो देखिए, इन्होंने क्या किया था, बताया मैंने आपको। इन्होंने बताया मतलब ये 10 साल तक करने के बाद में एक्सपेरिमेंट के, एक मिनट, लॉज दिए, जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। बोलते क्या बोलते? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके। अब ओके, अब यहाँ पे मैं एक दूसरी स्लाइड लेके आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए बच्चा,
अब देखिए मेंडल की डेथ हो गई और ये सारी लॉज जो है ना वो एक आपका एक पेपर में पब्लिश हुए थे, ठीक है। इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने पब्लिश करवाए थे, तो पब्लिश करवाए थे जिस हेडिंग से, उसके पेपर की हेडिंग क्या थी, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस नाम से उन्होंने एक पेपर में पब्लिश करवाया 1866 में ये सब पब्लिश करवाया। और फिर आपके मेंडल की डेथ हो गई, डेथ मेंडल की हुई 1884 में, है ना। इनको क्या हो गया था, किडनी डिजीज हो गई थी। इस किडनी डिसऑर्डर की वजह से मेंडल की डेथ हो गई। तो उनको देखिए 1884 तक, वो 1886 में पब्लिश कर चुके थे, 1884 से 1900 तक किसी को भी उसके वर्क की भनक नहीं लगी कि उन्होंने क्या किया। तो एक्चुअल में इनका सारा काम और वो पूरा का पूरा अननोन था। क्या था बच्चा, अननोन, ठीक है। इसके बाद में 1900 में हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली 3 बॉटनिस्ट ने कंडक्ट करवाए। कितने इंडिपेंडेंटली कंडक्ट किए, 3 बॉटनिस्ट ने, ठीक है। इनका नाम देखिए, सबसे पहला, ये वर्ल्ड के अलग अलग जगह से थे, तो सबसे पहला नाम है ह्यूगो डी वेरिस, ह्यूगो डी वेरिस, ये भाई साहब हॉलैंड के थे इन्होंने। इसके बाद में आपका सेकंड साइंटिस्ट आता है कार्ल कोरेंस, ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इसके बाद में तीसरा आता है इरिक वॉन शेरमार्क, है ना, TSCHERMAK, इरिक शेरमार्क। ये आपके उसी कंट्री से बिलोंग करते थे जिस कंट्री से मेंडल बिलोंग करते थे। ये ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे बच्चा, ऑस्ट्रिया के। इन तीनों ने मेंडल का जो वर्क था उसको रीडिस्कवर किया। इसके बाद में रीडिस्कवर करने के बाद में इन्होंने मेंडल को ऑनर दिया, ठीक है। क्या ऑनर दिया इन्होंने, इन्होंने बोला कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो मेंडल को उसके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे फादर ऑफ जेनेटिक्स का ऑनर मिला, ठीक है। और यहीं से आपकी साइंस की जो नई ब्रांच स्टार्ट हुई जिसका नाम है जेनेटिक्स। क्या हुई बच्चा, जेनेटिक्स का बर्थ हुआ, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब देखिए बच्चा, हम आगे देखते हैं। देखिए अब मेंडल ने क्या किया, देखिए बच्चा, मेंडल ने ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे गार्डन पी पे, किस पे किए थे, गार्डन पी पे। इस गार्डन पी पे जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए वो 7 ईयर तक कंडक्ट किए। कितने साल तक, 7 ईयर्स तक। कब से कब तक, 1856 से 1863 तक, ओके, ये कंडक्ट किए मेंडल ने। अब इसने क्या किया, उसके बाद में कुछ लॉ प्रपोज किए जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म। क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म बोलते हैं। इस मेंडलिज्म में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज करने में मेंडल ने क्या किया, बहुत सारे एनालिसिस और रीजनिंग का यूज किया, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज किए। और मेंडल, इस मेंडलिज्म में मेंडल ये देखना चाहता था कि जो ट्रेट्स होते हैं ना, ट्रेट्स है ना, जो करेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या हुआ था बेटा, जीन के बारे में किसी को पता नहीं था, जीन के बारे में किसी को पता नहीं था। तो ये ट्रेट्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, मेंडल ये सब जानना चाहता था। इसलिए उसने मेंडलिज्म के अंदर ये सारे लॉज दिए जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस।
आगे देखते हैं हम। देखिए बच्चा ये हो गया। अब ये ट्रेड्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं ये तो मेंडल ने देखा। अब मेंडल ने क्या किया, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस है ना, जो ट्रेड्स के इनहेरिटेंस का क्या रूल है उसके बारे में मेंडल ने जाना है ना और समझा। तो देखिए ये रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है बेटा, ये बाई पेरेंटल कंडीशन होती है। क्या होती है, बाई पेरेंटल कंडीशन होती है। इस बाई पेरेंटल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एक तो दोनों ही पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं है ना, बोथ पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं है ना। तो एक्चुअल में जो फादर है और जो मदर है उन दोनों से चिल्ड्रन के अंदर कैरेक्टर आते हैं, आते हैं कि नहीं आते। तो मान लीजिए एक ट्रेड की बात करें, एक पर्टिकुलर ट्रेड है ना, तो ये ट्रेड जो है जैसे हाइट का ट्रेड है, क्या है बच्चा, हाइट का ट्रेड है। तो यहाँ पे हाइट के ट्रेड जो चाइल्ड के अंदर आया उसमें कंट्रीब्यूशन फादर का भी रहेगा और मदर का भी रहेगा, ठीक है। तो हाइट का कंट्रीब्यूशन, जैसे ये बच्चा लंबा है तो इसको यहां से इस ट्रेड के लिए जो टॉल जो है वो एक ट्रेड है, इस ट्रेड के लिए आपको 50% तो फादर से कंट्रीब्यूशन आएगा और 50% मदर से कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होता है आपको पता है, ये डीएनए की फॉर्म में होता है ना। तो ट्रेड का 50% कंट्रीब्यूशन फादर से आता है और 50% मदर से आता है। तो एक ट्रेड है ना, एक ट्रेड के अंदर क्या होता है बेटा, आपका दो जगह से कंट्रीब्यूशन आता है, फादर और मदर से। तो यहाँ पे एक ट्रेड के दो वर्जन होते हैं, ट्रेड के 2 वर्जन होते हैं, वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर, क्लियर। तभी वो ट्रेड, किसी भी ट्रेड के 2 वर्जन होते हैं इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, जहां पे बाई पेरेंटल कंडीशन होती है उन सब में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टॉल को आप कैपिटल टी मान लीजिए, फादर पूरे लंबे हैं, मदर जो है एक्चुअल में वो आपकी टॉल नहीं है, स्मॉल टी मान लिया उनको। हम यहाँ हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। तो यहाँ से फादर से है ना, इसको ट्रेड का एक वर्जन आएगा, ये एक वर्जन फादर से आया, इसमें दूसरा वर्जन इसमें मदर से आया, ठीक है। इसके पास में ये हो गया, तो बच्चा तो ये लंबा हो गया। तो यहाँ पे ट्रेड के 2 वर्जन, एक फादर से एक मदर से उसको रिसीव हो गया, ओके। बच्चा ये समझ में आ गया। तो ये है रूल ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रेड के दोनों मतलब ट्रेड के जो आपके 2 वर्जन होते हैं उसमें से एक वर्जन फादर से मिलता है और एक वर्जन मदर से मिलता है। किसको मिलता है, बच्चे को। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ना, देखिए मदर ने मेंडल ने क्या किया था बच्चा, गार्डन पी प्लांट सेलेक्ट किया था, अपना एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंटल प्लांट सेलेक्ट किया था। उसका नाम था पाइसम सेटा इवम, जिसको बोलते हैं गार्डन पी, है ना। गार्डन पी, मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल ने। तो भाई मेंडल ने इसका चयन क्यों किया, मटर के पौधे का चयन या गार्डन पी क्यों किया, उसके बहुत सारे रीजन है। मेंडल ने इसको चूज किया ना, उससे पहले उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दूसरे प्लांट पे भी किया था, बट उनको सबसे सुटेबल प्लांट लगा गार्डन पी एक्सपेरिमेंट के लिए। इसका रीजन है, सबसे पहला रीजन है ये एनुअल प्लांट है। क्या है बच्चा, एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को 1 साल में पूरी करता है। यदि मेंडल है ना वहां पे आपका, यदि मैंगो ट्री लेता ना तो मेंडल की लाइफ में कितने वो एक्सपेरिमेंट कर सकता था, मतलब 10 साल तो ग्रो होने में लगते हैं। फिर उसके बाद उसके सीड्स आएंगे, सीड्स फिर ग्रो होंगे, फिर 10 साल लग जाएंगे। तो मतलब मेंडल की पूरी लाइफ खत्म हो जाती, 2-3 जनरेशन को भी वो मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता। तो ये एनुअल प्लांट है, 1 साल में इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। आपको इससे सीड्स भी मिल जाएंगे, ग्रो भी हो जाएगा, है ना। तो फटाफट रिजल्ट मिलते हैं। तो एनुअल प्लांट होने का ये फायदा है कि इसकी लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है विद इन 1 सीजन, है ना। तो यहाँ पे इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 1 सीजन,
1 साल में ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देता है, फटाफट रिजल्ट मिलते हैं और वहां पे उसकी स्टडी हो सकती है। दूसरा है इसका रीजन कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इसके, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चा, आपको सबको पता है कि मेल और फीमेल प्लांट एक ही, मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट में होते हैं। तो यहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब अपने पोलन ग्रेन्स अपने स्टिग्मा पे आ जाते हैं और फर्टिलाइजेशन जो होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, सेल्फ पोलिनेशन समझते हैं ना, मतलब अपने पोलन ग्रेन जो है अपनी ही स्टिग्मा पे चले जाते हैं, तो पॉलिनेशन हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन सेम हो सकता है, सेल्फ हो सकता है, लेकिन हम उनको इजीली क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, हम अपनी मर्जी से इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम इसलिए करवाते हैं, इनके सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोक देते हैं और हम अपनी मर्जी से क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, जिससे हमारे जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए या हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो क्या होंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि ये क्रॉस हो कैसे रहे, तो हमको क्या करना है, उसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम करवा सकते हैं और वो कंट्रोल्ड क्या होते हैं, आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं। ओके, तीसरा रीजन है कि ये गार्डन पी जो है ना वो बहुत ही छोटा प्लांट होता है, बिल्कुल छुटकू सा प्लांट होता है, वो छोटा तो होता ही है, कम जगह कवर करता है, ऐसे मतलब बनियान ट्री और आपका मैंगो ट्री के जितना बड़े बड़े पेड़ लगा देंगे आपके पास जगह ही नहीं रहेगी, तो आप कहाँ से ऑब्टेन करेंगे भाई, है ना। तो यहाँ पे ये छोटा प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है, कम जगह के अंदर बहुत सारे प्लांट ग्रो हो जाते हैं, तो बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं, उनकी आप एनालाइज कर सकते हो। तो स्मॉल प्लांट होता है। दूसरा ये इजीली ग्रो हो जाता है, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, है ना, ग्रो भी इजी हो जाता है, तो ग्रो भी इजी हो जाता है, स्मॉल होता है और आप इसको क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हो, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन या फिर आप इसको क्या करवा सकते हो, क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग भी आप उसको इजीली करवा सकते हो, ज्यादा वहां पे भी आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। तो ये सारे जो है आपके इजी टू हैंडल है, क्या है बच्चा, इजी टू हैंडल, इसीलिए उसने यूज किया इसको। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे इसके जो है ट्रू ब्रीडिंग वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं, तो लार्ज नंबर में, किसमें, लार्ज नंबर में आपको ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज मिल जाती है बेटा। वेराइटीज, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज क्या होती है कि जो अपने ना, जो वेराइटी आपको मिलेगी उसको क्रॉस के लिए जब आप यूज करोगे तो आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि ये अपने करेक्टर के लिए ट्रू है, मतलब उसका आपको वो अपने करेक्टर के लिए ट्रू है ये पता होना चाहिए, तो वो उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी, जिसको प्योर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, प्योर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी इजीली अवेलेबल हो जाती है मेंडल को, है ना, इसीलिए मेंडल ने यूज किया। अब यहाँ पे मेंडल ने जो इसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए थे, वो कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो 7 पेयर्स थे, है ना, तो 7 विजिबल कैरेक्टर्स थे। क्या होते थे बेटा, विजिबल कैरेक्टर, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब यहाँ तो ये पूरा ही लंबा हो जाएगा, यहाँ फिर ये पूरा ही क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। एक मिनट बच्चा, मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल को ऐसे मिले जिससे क्लियर कट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। क्लियर कट मतलब या तो लंबा या फिर आपका बौना, ठीक है, इसके बीच का कैरेक्टर नहीं था कि इंटरमीडिएट हाइट मिल जाए, वैसा होता ही नहीं है। या फिर इसको राउंड सीट्स मिले थे, कैसे सीट्स मिले थे, राउंड, या फिर जो सीट्स मिले थे रिंकल्ड मिले थे, क्लियर कट, बीच वाला कोई नहीं था, ठीक है। जैसे कलर के अंदर पर्पल और व्हाइट, तो पर्पल वाले पर्पल कलर, व्हाइट वाले व्हाइट कलर, ब्लेंडिंग नहीं थी वहां पे, है ना, ब्लेंडिंग नहीं थी वहां पे, मिक्सिंग नहीं थी, उसको बोलते हैं 7 विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो एक ट्रेट के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। देखिए कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस यही है, कैरेक्टर जो है वो हाइट का होता है। अब हाइट के कैरेक्टर के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, टॉल और ड्वार्फ, तो ये क्या है, ट्रेट्स है। ट्रेट्स जो होता है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रखते हैं। आई बात समझ में आपको। तो ये मेंडल ने एक्सपेरिमेंटल प्लांट आपका गार्डन पी चूज किया, उसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि ऐसा क्यों किया, समझ में आ गया होगा आपको।
बच्चा आप देखिए, ये तो मेंडल के एक्सपेरिमेंटल प्लांट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, है ना। मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, या मेंडल्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, लेकिन आप समझ गए हैं ये क्या है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट हम समझा रहे हैं। तो मेंडल के एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट का मेथड क्या था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेंडल ने एक्चुअल में बहुत सारे स्टेप्स बनाए थे, है ना, अपने मेथड के। तो सबसे पहला स्टेप था, मेंडल ने क्या किया था एक्चुअल में, सिलेक्शन ऑफ प्योर करेक्टर, प्योर करेक्टर को सेलेक्ट किया, ठीक है। प्योर करेक्टर सेलेक्ट किया फॉर पेरेंट जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन के लिए। तो जो प्योर करेक्टर उसने लिए उसको एज अ पेरेंट यूज किया, समझ में आया। तो सबसे पहले प्योर करेक्टर को यूज किया उसने, फिर उसने हाइब्रिडाइजेशन कराया इस पेरेंट करेक्टर का। क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पेरेंट करेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर। अच्छा, इसका क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। अब हाइब्रिडाइजेशन से पेरेंट के करेक्टर का हाइब्रिडाइजेशन करवाने से क्या मिला आपको, F1 जनरेशन। क्या मिली, F1 जनरेशन। फिर तीसरे बार मेंडल ने क्या किया, इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवा दी, है ना। क्या करवाया, सेल्फिंग, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। इस सेल्फिंग से, मतलब सेल्फिंग का मीनिंग होता है कि F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले थे बच्चा, उस F1 जनरेशन के प्लांट की F1 जनरेशन के प्लांट से ही उसने क्रॉस करवा दिया, उसको बोलते हैं सेल्फिंग। तो इस सेल्फिंग से उसको क्या मिली बच्चा, F1 का सेल्फिंग F1 से करवाया तो उसको F2 जनरेशन मिल गई। क्या मिली, F2 जनरेशन, ये मिली मेंडल को। अब मेंडल ने इस F2 जनरेशन के मिलने के बाद में अपना ऑब्जर्वेशन देखा। ऑब्जर्वेशन तो वो देखता गया सबका। ऑब्जर्वेशन के बाद में उसने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के बाद में उसने कंक्लूजन निकाले, ठीक है। ये सब उसने किया अपने मेथड में, यही तीनों, यही चारों जो चीजें है ना उसने फॉलो करी, हर बार इस चीज को उसने रिपीट किया। ओके, अब हम बात करते हैं आगे कि मैकेनिज्म ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट की हम मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं बच्चा, मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। जस्ट देखिए, चलिए हम यहाँ पे अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। चलिए देखते हैं, देखिए मेंडल ने क्या क्या मैकेनिज्म अपनाई थी एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सबसे पहले उसने किया था एंथेसिस। क्या बच्चा, नाम से नहीं पता चल रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। एंथेसिस, एंथेसिस में क्या किया उसने, जो फ्लावर बर्ड थी ना, ये आपका पी प्लांट का फ्लावर है, ये पी प्लांट के फ्लावर की बर्ड है, ठीक है ना। उसको उसने ओपन किया। क्या किया बच्चा, ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड, फ्लावरिंग बर्ड, फ्लावर बर्ड को ओपन किया। अब आपको बच्चा पता है कि इस फ्लावर बर्ड के अंदर क्या है, ये बाइसेक्सुअल है ना, बाइसेक्सुअल है। मीनिंग क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, मेल वाला पार्ट भी मिलेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिलेगा, दोनों एक ही प्लांट में मिलेंगे। तो मेल प्लांट क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल होता है ना, और फीमेल प्लांट क्या होता है, पिस्टिल होता है, ओवेरी, ये सब है ना। ये फीमेल और मेल दोनों एक में ही है। इसने सबसे पहले एंथेसिस किया, इसके बाद में इसने क्या किया, इमेस्कुलेशन किया। इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन का मीनिंग देखिए बच्चा, ये आपका, मैं आप फ्लावर बना देता हूं। आपने बचपन में ये फ्लावर का फिगर देखा होगा, इस तरीके से होता है। ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है ना बच्चा, इस तरीके से होता है कि नहीं होता। ये मेल प्लांट है, मतलब मेल पार्ट है, ये वाला मेल पार्ट है ना, ये वाला आपका फीमेल पार्ट। अब देखिए इमेस्कुलेशन में क्या किया इसने, यहां से मेल पार्ट का जो एंथर है ना, ये एंथर, उस एंथर को रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को रिमूव कर दिया। एंथर को रिमूव करना,
इमेस्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर नॉन एज इमेस्कुलेशन। यहां से भी इसको रिमूव कर दिया, बाइसेक्सुअल प्लांट को में से एंथर रिमूव कर दिया, क्या बचा आपका? फीमेल वाला पार्ट बच गया। ठीक है, अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, देखिए जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए सारी वीडियोज बना सकूं, है ना। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट दिस चैनल। ओके बच्चा, अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से उसने एंथर को रिमूव कर दिया था, है ना। तो ये एंथर को रिमूव कर दिया, उसको हमने क्या बताया बच्चा? रिमूवल ऑफ एंथर, है ना। एंथर को रिमूव करने को हमने इमेस्कुलेशन बोला, इसको रिमूव कर दिया। इसके बाद में क्या किया? इसने इस फीमेल पार्ट की बैगिंग कर दी, इसको पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया, है ना। उसको क्या बोलते हैं? बैगिंग, है ना। तो ये बैगिंग किससे की? पॉलीथीन बैग से। ठीक है, पॉलीथीन बैग से इसको कवर कर दिया, जिससे कवर करने का मीनिंग क्या है भाई? क्यों कवर किया? क्या जरूरत थी कवर करने की? कवर इसलिए किया क्योंकि अनवांटेड पॉलिनेशन को रोकने के लिए, है ना, अनवांटेड पॉलिनेशन, है ना, टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन, टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन उसने आपका फीमेल पार्ट को बैग से कवर कर दिया, इसको बोलते हैं बैगिंग। और पूरी टेक्निक का नाम है इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। ये सबसे पहले मेंडल ने यूज की थी, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। ओके, अब देखिए ये जो एंथर रिमूव किए थे ना, ये एंथर, इसमें क्या थे? आपके पोलन ग्रेन्स थे। एंथर में क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन्स होते हैं ना। ये पोलन ग्रेन्स को मेंडल ने क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया, कलेक्ट कर दिया पोलन ग्रेन्स को। अब इसने इस पोलन ग्रेन को कलेक्ट करके अपनी मर्जी से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया। क्या करवाया बच्चा? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में इसने अब क्या किया कि ये जो आपके बैग को जहां पे इसको पॉलिनेशन करवाना होता था, उसका बैग हटा के उसके ऊपर ये पोलन ग्रेन को छिड़क देते थे। तो पोलन ग्रेन को छिड़कना क्या कहलाता है बच्चा? डस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? डस्टिंग। तो उसने डस्टिंग कर दी, यही आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है। अपनी मर्जी से आपने क्या करवाना है? पॉलिनेशन करवाना है। अब देखिए इससे पॉलिनेशन, यहाँ पे डस्टिंग करवा दी, इस बैग को खोल के इसके ऊपर पोलन ग्रेन को डाल दिया। इसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चा, है ना। तो जो सीड्स फॉर्मेशन होंगे, उस सब सीड्स को कलेक्ट करने का काम किया मेंडल ने। सारी सीड्स कलेक्ट किए, है ना। आफ्टर पॉलिनेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स फॉर्मेशन हुए। उस सीड्स को, वो सीड्स जो है वो आपको उसको मिल गए सॉइल के अंदर, वो सारी सीड्स कलेक्ट किए। अब उस सीड्स को ग्रो करवाया उसने। क्या करवाया? ग्रो करवाया। ग्रो करवाने से जब ये पेरेंटल प्लांट्स थे, तो पेरेंटल प्लांट से F1 जनरेशन मिली उसको। फिर F1 की इसी तरीके से जो F1 जनरेशन के प्लांट्स मिले थे, उनकी इसी तरीके से इमेस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक की तरह हेल्प से, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की हेल्प से F2 जनरेशन ऑब्टेंड की मेंडल ने। ठीक है, तो ये मेंडल की मैकेनिज्म थी, है ना, एक्सपेरिमेंट की मैकेनिज्म, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, मेंडल ने इसके बाद में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो पी प्लांट के लिए थे, वो कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट, तो देखिए मेंडल के इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में हम सारे ही डोमिनेंट ट्रेट्स की बात करेंगे, इधर सारी डोमिनेंट कैरेक्टर लिखे हुए, इस तरफ राइट हैंड साइड में आपके रिसेसिव ट्रेट्स लिखे हुए हैं। डोमिनेंट मतलब जो अपना इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी मतलब आपके पास में ट्रेट अवेलेबल है, जीन अवेलेबल है, ये अपना इफेक्ट शो करते हैं, उनको हम डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट जो है अपने जैसा ही
मतलब जीन आने पर, एलील आने पर वो अपने आप को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलील की दोनों कॉपी होने पर वो अपना इफेक्ट शो करते हैं, इधर एलील की एक ही कॉपी काफी है अपना इफेक्ट शो करने के लिए डोमिनेंट में। तो सबसे पहले उसने स्टेम की हाइट के बारे में बात की। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में सबसे पहला था हाइट। अब इस हाइट के अंदर हाइट दो तरीके की थी, एक तो टॉल प्लांट थे, लंबे प्लांट थे, एक ड्वार्फ प्लांट थे जो शॉर्ट प्लांट थे, ठीक है। लंबे मतलब पूरे लंबे, ड्वार्फ मतलब पूरे ड्वार्फ, कोई इंटरमीडिएट हाइट वाला कैरेक्टर नहीं था। टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ड्वार्फ जो है वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर देखिए फ्लावर का कलर, ठीक है, फ्लावर का कलर में आपका वॉयलेट कलर है, दूसरा है आपका व्हाइट कलर। तो ये वॉयलेट कलर के फ्लावर भी मिलते हैं मटर में, दूसरे व्हाइट कलर के फ्लावर मिलते हैं। आपके वॉयलेट कलर के फ्लावर जो होते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट होता है, व्हाइट कलर के फ्लावर जो है वो आपका रिसेसिव ट्रेट है। ओके, मतलब डोमिनेंट ट्रेट जो है वो अपने एलील की एक ही कॉपी है ना होने पर वो अपना, जैसे वॉयलेट ये वी है तो ये अपनी एक ही कॉपी होने पर अपने आप को शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनके दोनों ही कॉपी चाहिए, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड है फ्लावर की पोजीशन। ये देखिए फ्लावर की पोजीशन जो है वो दो तरीके से होती है। एक तो फ्लावर जो है वो आपका टर्मिनल पे नहीं होता, एक्सियल फ्लावर होते हैं। एक्सियल फ्लावर मतलब टर्मिनल को छोड़ के साइड की ब्रांचों में फ्लावर रहेंगे। तो ये फ्लावर जो देखिए ये टर्मिनल पोजीशन नहीं है, साइड की ब्रांच पे है ना। तो जब साइड की ब्रांचों पे जो फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल फ्लावर। दूसरे फ्लावर्स होते हैं टर्मिनल, जो सबसे टॉप पर आपको दिखेंगे फ्लावर्स, उसको टर्मिनल पोजीशन बोलते हैं। तो बच्चा एक्सियल पोजीशन जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, टर्मिनल पोजीशन जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। ओके बच्चा, अब हम बात करते हैं पोड़ का शेप, है ना। जो जो आपके मटर की पोड़ होती है, घर में हम खाना बनाने के लिए लेके आते हैं, उस पोड़ से तोड़ के हम मटर निकालते हैं बाहर, तो वो पोड़ आपने देखा होगा, उसका शेप देखिए पोड़ का, एक तो इन्फ्लेटेड शेप होता है, इनफ्लेटेड पूरी तरीके से फूला हुआ शेप होता है। ये देखिए इस तरीके से होता है कि नहीं होता बच्चा, यहाँ पे कोई रिंकलिंग नहीं होती, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, तो ये पूरा का पूरा आपका इन्फ्लेटेड है, फूला हुआ है ना। और दूसरा होता है कंस्ट्रिक्टेड होता है। ये देखिए यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन दिखता है आपको, ये बीच बीच में जो है वो आपका मतलब दबा हुआ है ना। तो इस तरीके से भी आपको पोड़ दिखी होगी, इस तरीके की भी पोड़ दिखी होती है ना, घर पे लाते हैं हम लोग। तो जो इन्फ्लेटेड जो आपका करेक्टर है वो डोमिनेंट करेक्टर है, जो कंस्ट्रक्टेड वो है वो आपका रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट करेक्टर देखिए पोड़ का कलर, कलर ऑफ पोड़, ठीक है। कलर का पोड़ दो तरीके का होता है। तो ये तो हो गया आपका, देखिए ये सारी बात कर रहे हैं ना, ये ट्रेट से है ना। और ये जो पोड़ कलर है ना ये कैरेक्टर है, क्या है बच्चा। तो ये हम 7 कैरेक्टर्स है, टोटल 7 कैरेक्टर्स के आपके कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है दो, एक ईच के 2 है, तो आपके 7 के 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। समझ में आया। तो बच्चा यहाँ देखिए पोड़ कलर दो तरीके का होता है, एक तो ग्रीन कलर का है, दूसरा येलो कलर का है, ठीक है। ग्रीन कलर की भी पोड़ आपको दिखती है और येलो कलर की भी पोड़ दिखती है। तो ग्रीन कलर की जो पोड़ होती है वो डोमिनेंट होती है, येलो कलर की पोड़ रिसेसिव कैरेक्टर है। सीड्स का शेप है ना, अब आप इस पोड़ को खोलेंगे ना तो अंदर से सीड्स निकलते हैं और उसी से आप खाना वाना बनाते हो। तो ये जो सीड्स होते हैं ना, एक तो राउंड शेप के सीड्स होते हैं, बच्चा कैसा होता है, राउंड शेप के। दूसरा होता है रिंकल्ड शेप के सीड्स, है ना। रिंकल्ड मतलब क्या होता है, झुर्रीदार सीड्स, तो उसको रिंकल्ड बोलते हैं। राउंड का मतलब बिल्कुल राउंड। तो इस तरीके से राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, रिंकल्ड शेप जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट है सीड का कलर, ये तो सीड का शेप हो गया था। अब कलर की बात करें, सीड्स के दो कलर है, एक तो येलो कलर, दूसरा ग्रीन कलर। येलो कलर सीड का जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और ग्रीन कलर जो सीड का है वो रिसेसिव ट्रेट है। देखिए पोड़ का देखो आप, यहाँ पे पोड़ और यहाँ पे आपको सीड की बात करें ना, तो यहाँ पे पोड़ का ग्रीन कलर डोमिनेंट है लेकिन सीड का येलो कलर डोमिनेंट है। पोड़ का येलो कलर रिसेसिव है, सीड का ग्रीन कलर रिसेसिव है। बच्चा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको समझ में आ गए, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए बच्चा अब हम देखते हैं मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो देखिए इसके बाद में मेंडल ने क्या किया बच्चा, अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाए। तो
उनको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए अब हम बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया उसने, एक जीन की इनहेरिटेंस को स्टडी किया, वन जीन इनहेरिटेंस। और जब मेंडल ने दो जीन की इनहेरिटेंस को स्टडी किया तो क्या हुआ बच्चा, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, वन जीन इनहेरिटेंस है ना, एक जीन की इनहेरिटेंस, मोनो हाइब्रिड। ठीक है, सी का मतलब क्रॉस, डाई हाइब्रिड का मतलब डीएचसी मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो जीन की इनहेरिटेंस। तो एक जीन में बच्चा कितने ट्रेट्स होते हैं, दो ट्रेट्स होते हैं ना, और दो जीन में कितने ट्रेट्स होते हैं, फोर ट्रेट्स होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया था, मतलब हाइट की जीन की स्टडी करी, मतलब वन जीन किससे रिलेटेड थी, हाइट की जीन, उसको लिया मेंडल ने। हाइट के दो ट्रेट्स कैसे थे बच्चा, दो ट्रेट्स कैसे थे, एक तो था टॉल, दूसरा था ड्वार्फ। तो मेंडल ने दो प्लांट लिए, पेरेंट प्लांट। तो पेरेंट प्लांट जो भी मेंडल ने सेलेक्ट किया था, मैंने बताया था वो प्योर थे, क्या थे, प्योर थे, अपने कैरेक्टर के लिए प्योर थे। तो प्योर पेरेंट था टॉल, प्योर पेरेंटल था, और प्योर ड्वार्फ था आपका, प्योर पेरेंटल ड्वार्फ प्लांट को लिया उसने और उसने उसकी क्रॉसिंग करवा दी। ठीक है, उसने उसकी क्रॉसिंग करवा दी। तो देखिए मेंडल को क्या मिला, ये देखिए, जस्ट 1 मिनट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए बच्चा इसको सुनते हैं हम। चलिए देखिए, ये जो है ना मेंडल ने क्या किया अभी, देखिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस फिगर से। देखिए ये प्लांट जो है ना टॉल प्लांट है, पेरेंट लिया है टॉल, प्योर टॉल है ना, ये प्योर है टॉल। ये ड्वार्फ लिया, ये भी प्योर ड्वार्फ है, छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है ना, ये ड्वार्फ दिख रहा है, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, टॉल। इन दोनों को क्रॉस करवाया मेंडल ने। उस क्रॉस को क्या बोलते हैं बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करवाने से क्या हुआ, F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन में मेंडल को सारे ही टॉल प्लांट मिले। क्या मिले बच्चा, सारे ही टॉल प्लांट मिले। मेंडल को सरप्राइज हो गया, अरे भाई ये ड्वार्फ कहाँ गया। जब उसने टॉल को ड्वार्फ के साथ करवाया तो क्या मिलना चाहिए था, यहाँ तो टॉल भी मिलता तो अच्छी बात थी, ड्वार्फ भी मिलना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरमीडिएट कैरेक्टर भी मिलना चाहिए था। हो सकता है इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिलता, दोनों के बीच की हाइट भी मिलती, वो भी नहीं हुआ। मेंडल को क्या मिला, सिर्फ टॉल प्लांट मिले, किसमें, F1 जनरेशन में। मेंडल ने सोचा भैया ये ड्वार्फ प्लांट गए तो गए कहाँ आखिर। ठीक है, मेंडल को नहीं समझ में आया ड्वार्फ प्लांट कहाँ गए। तो मेंडल ने क्या किया, फिर से F1 जनरेशन के प्लांट को ही लेके, जैसे ये टॉल मिला था वैसे वैसे बहुत सारे टॉल मिले, क्योंकि सारे ही प्लांट टॉल मिले थे। उन्होंने क्या किया, उसकी सेल्फिंग करवा दी। ये दूसरा टॉल प्लांट लिया F1 जनरेशन का और इसका इसके साथ में क्रॉस करवा दिया मेंडल ने। जब हम F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है बच्चा, F2 जनरेशन मिलती है। तो यहाँ पे उसको F2 जनरेशन मिली। तो F2 जनरेशन में देखा कि जब टॉल प्लांट की सेल्फिंग से उसको टॉल और ड्वार्फ दोनों ही प्लांट मिल गए। यहाँ पे ड्वार्फ भी मिला और टॉल भी मिला, दोनों ही प्लांट मिले। तो यहाँ पे मेंडल को है ना, फिर से जो आपका F1 जनरेशन में टॉल प्लांट कहीं चला गया था, वो फिर से जो ड्वार्फ प्लांट कहीं चला गया था, वो फिर से F2 जनरेशन में मेंडल को दिख गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस रेशियो में ये दिखा, देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3, 3 तो टॉल दिखे और एक ड्वार्फ दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको मॉर्फोलॉजिकल, आपका जो यहाँ पे अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस मतलब जो बाहर से दिखता है उसको हम फिनोटाइपिक अपीयरेंस बोलते हैं, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो ये फिनोटाइप कितने थे बच्चा, ये टॉल के फिनोटाइप मिले उसको 3 प्लांट, और ड्वार्फ जो है फिनोटाइपिकली कितने मिले, 1 मिनट बच्चा है ना, तो ड्वार्फ मिला 1 प्लांट। तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो गया बच्चा, 3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो मिला। चलिए आगे हम देखते हैं इसको। चलिए बच्चा ये देखिए,
अब मैंने जो बताया आपको कि 3 टॉल मिले, बाहर से दिख रहे हैं 3 लंबे प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट दिख रहा है, तो ये 3:1 के रेशियो में मिले। लेकिन बच्चा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनको मेंडल को जो है ना F2 जनरेशन में टॉल जो थे वो अपने पेरेंट के जैसे टॉल थे, जैसे ये पेरेंट लिया था ना वैसा ही ये टॉल मिला। और ये जो ड्वार्फ यहाँ पे मिला था ना F2 जनरेशन में, वो अपने पेरेंट के जैसा ही ड्वार्फ मिला, है ना। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट हाइट वाला प्लांट नहीं मिलता, इंटरमीडिएट हाइट वाला प्लांट नहीं मिलता उनको। जो आपको कैरेक्टर मिले थे वो अपने पेरेंट से एजिटेज, पेरेंट से सिमिलरिटी रखते थे, है ना, वैसे ही मिले। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, इस चीज से समझ सकते हैं कि यह कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती बच्चा? मिक्सिंग नहीं होती है। उस मिक्सिंग को हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। तो यहाँ पे कैरेक्टर की कोई ब्लेंडिंग नहीं मिली। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम इस चीज को चेकर बोर्ड से भी समझते हैं ना। चलिए मैं चेकर बोर्ड बना के आपको समझा लेता हूँ कि चेकर बोर्ड से कैसे हम इसको समझते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि मेंडल ने जो एक्चुअल में टॉल प्लांट लिया था, ये टॉल है, ये आपका ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। तो टॉल प्लांट का आपका ये प्योर टॉल लिया था। मैंने आपको बताया था कैसे लिए थे बच्चा, ये सारी पेरेंटल प्लांट थे वो प्योर थे, है ना। तो प्योर का हम लिखते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी था प्योर, और ये ड्वार्फ जो प्योर था वो स्मॉल टी था, ठीक है। तो ये है आपका टॉल पी प्लांट, प्योर टॉल पी प्लांट। ये था आपका ड्वार्फ पी प्लांट। ओके, अब इससे आपको जो गैमेट मिलते हैं वो गैमेट कैसे मिलेंगे? ये टी टाइप के, 2 टाइप के गैमेट मिलेंगे, मतलब एक ही टाइप के 2 गैमेट मिलेंगे। गैमेट के अंदर क्या होता है आपका ट्रेट का, मतलब एक जो है एलील, ये 2 एलील है ना। तो ये एक एलील जो है वो एक गैमेट में चला जाता है, दूसरा एलील दूसरे गैमेट में चला जाता है। तो एक गैमेट के पास में बच्चा एक ही एलील होता है, ठीक है। एक गैमेट में एक ही एलील होता है। तो यहाँ पे गैमेट जो है, यहाँ पे दोनों कैसे एक ही टाइप के टी टाइप के गैमेट प्रोड्यूस किए। ये टी ड्वार्फ जो प्लांट था इसने भी क्या किया, गैमेट के अंदर तो आपका स्मॉल टी जाएगा, दूसरे गैमेट में स्मॉल टी जाएगा, लेकिन यहाँ पे गैमेट के अंदर आपको एक ही टाइप का जा रहा है ना, स्मॉल टी टाइप का, इधर कैपिटल टी टाइप का। तो ये आपके गैमेट है। क्या है बच्चा? गैमेट्स है। तो गैमेट्स में आपको एक एलील जाता है, एक जीन की 2 कॉपी होती है, उसको हम एलील बोलते हैं। ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है। कैपिटल टी क्या? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है, इसी को हम एलील बोलते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन के 2 सेट्स होते हैं। अब जब वो गैमेट फॉर्मेशन करता है प्लांट, तो क्या होता है उस गैमेट में एक्चुअल में एक जीन की एक ही कॉपी जाती है, मतलब एक ही एलील जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको टी लिखा, इसको गैमेट बनाया। तो ये एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल टी टाइप के, ये स्मॉल टी टाइप का गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन? प्योर प्लांट। अब इनका क्या कर दिया हमने, इन दोनों का क्रॉसिंग किया। तो इसके गैमेट से क्या होगा, आपके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। मतलब इसके स्पर्म होते हैं तो इसके क्या हो जाएगा, ओवा हो जाएगा। तो स्पर्म में कैपिटल टी है, ओवा में स्मॉल टी है ना बच्चा। तो ये इसके साथ में मिक्स होके क्या बना देगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाएगा। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। तो यहाँ से ये आपको जो है कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। अब यहाँ पे ये आपको मिली F1 जनरेशन। क्या मिली बच्चा? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि सारे ही प्लांट टॉल थे कि नहीं थे? सारे ही प्लांट टॉल थे। ओके, अब इस टॉल प्लांट की ये मतलब यहाँ से इसने सीड्स ऑब्टेंड किए, फिर उसको ग्रो करवा के प्लांट्स उसने बना दिए। अब ये जो टॉल प्लांट जो है ना, वो कितने टाइप के सीड्स प्रोड्यूस करेगा? 2 टाइप के सीड्स प्रोड्यूस करेगा, सॉरी 2 टाइप के, मतलब यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। एक तो आपका कैपिटल टी गैमेट है इसके पास, एक स्मॉल टी गैमेट है ना बच्चा। तो ये फिर से गैमेट प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब इसने F1 जनरेशन में जो आपको ये मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी सेल्फिंग करवाई। ये आपने जो गैमेट मिले, ये आप समझो कि मेल प्लांट से मिले। तो मेल को मैं ऐसे बना दूं, और दूसरा जो आपको है ना F1 प्लांट था, उससे गैमेट मिले थे आपको इस तरीके से। आपको ऐसे के ऐसे 2 गैमेट मिले फीमेल प्लांट से। ये मान लीजिए फीमेल प्लांट है ना। फीमेल प्लांट के गैमेट भी यही मिले, क्योंकि F1 प्लांट है तो गैमेट तो दोनों के सेम होंगे।
तो फीमेल गैमेट भी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी मिले इनको, है ना। तो फीमेल के गैमेट में यहाँ पे वर्टिकल रो में लिखा, मेल के गैमेट में ना हॉरिजॉन्टल रो में लिखे। अब मैं चेकर बोर्ड बना देता हूं और गैमेट के कॉम्बिनेशन से देखता हूं कि F2 जनरेशन में कैसे प्लांट मिलेंगे। तो बच्चा ये चेकर बोर्ड बना दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल में रख दिए आपके मेल के गैमेट और हॉरिजॉन्टल में रखे मेल के गैमेट और आपके वर्टिकल कॉलम में रखे फीमेल के गैमेट बच्चा, ठीक है। अब ये गैमेट कंबाइन करेंगे तो फिर से यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से गैमेट कंबाइन करके फिर से जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे, फिर से प्लांट फॉर्मेशन करेंगे। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी F2 जनरेशन। ओके बच्चा, अब F2 जनरेशन में देखिए ये T इस T से कंबाइन करके कैपिटल T बनाएगा। तो ये जो प्लांट आपको मिलेगा ना ये टॉल मिलेगा। कैसा मिलेगा? टॉल। ये कैपिटल T इस स्मॉल t से कंबाइन करके आपको कैपिटल T स्मॉल t मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा टॉल। फिर स्मॉल t कैपिटल T से कंबाइंड होके कैपिटल T स्मॉल t फॉर्म करेंगे, ये भी मिलेगा टॉल। स्मॉल t से कंबाइंड करके स्मॉल t फॉर्म करेंगे, ये मिलेगा ड्वार्फ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए बच्चा यहाँ पे लिखता हूं मैं, कैपिटल T मिला है ना, कितना मिला? 1 मिला। कैपिटल T स्मॉल t कितना मिला? 2 मिला। स्मॉल t कितना मिला? 1 मिला। ओके, तो कैपिटल T टॉल था, कैपिटल T स्मॉल t भी टॉल था, दोनों ही बाहर से टॉल प्लांट थे आपके, इसको लिख दिया मैंने टॉल, है ना। तो ये और एक आपको प्लांट मिला ड्वार्फ। तो टोटल कितने आपको मिले? टॉल 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। ठीक है, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो इसका जो रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, कौन सा रेशियो बच्चा? ये फिनोटाइपिकली रेशियो है। फिनोटाइपिक रेशियो मैंने फिर से बताया, जो बाहर से दिखता है ना, जो मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन होता है बाहर से दिखता है लंबा। ओके, अभी अंदर की बात अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ये बाहर से 3 प्लांट लंबे थे और 1 प्लांट शॉर्ट था, तो इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो आपको समझ में आ गया, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। अब हम बात करते हैं इसके जीनोटाइप की, मतलब इसके जीन का कॉन्स्टिट्यूएशन कैसा है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएशन ऑफ जीन की बात करते हैं हम, वो जीन की बात करेंगे तो वहां पे रेशियो मिलेगा अपने को जीनोटाइपिक रेशियो। क्या मिलेगा? जीनोटाइपिक रेशियो। यहीं पे देखिए ये टॉल जो है वो क्या है बच्चा? आपका प्योर टॉल है। ये टॉल जो है वो हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, कैसा बच्चा? हाइब्रिड टॉल है। ये आपका प्योर टॉल है। ये जो है ना ड्वार्फ प्लांट, ये प्योर ड्वार्फ है ना। क्या है बच्चा? प्योर ड्वार्फ। ये प्योर टॉल है ना। तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो आपको 3 तरीके के मिले, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t। 3 तरीके के जीनोटाइपिक रेशियो मिले। तो ये आपको 1 मिला, कैपिटल T स्मॉल t 2 मिले, स्मॉल t 1 मिला। ठीक है, तो ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:2:1। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, जो जीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बताता है ना। तो ये आपके हाइब्रिड प्लांट जो है ना वो एक्चुअल में क्या होते हैं, यहाँ पे टॉल प्लांट और हाइब्रिड टॉल प्लांट, इन दोनों के अंदर एक्चुअल में फिनोटाइपिक रेशियो तो सेम होता है ये, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो इनका डिफरेंट है। लेकिन आपको पता है कि ड्वार्फ प्लांट जो होता है वो अपने करेक्टर के लिए प्योर होता है ना। कभी भी ड्वार्फ प्लांट का इस तरीके का रेशियो नहीं मिलेगा, जो बाहर से जो है वो आपको ड्वार्फ दिखता है, अंदर से वो है ना, मतलब बाहर से आपको कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और दिखता है। ऐसा प्योर ड्वार्फ प्लांट में नहीं होता। जो ड्वार्फ प्लांट होता है वो अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएशन के लिए प्योर होता है, मतलब सारे ड्वार्फ प्लांट में स्मॉल t वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा, और जितने भी आपके टॉल प्लांट होंगे उसमें एक्चुअल में आपको प्योर भी हो सकता है और वो हाइब्रिड भी हो सकता है। रीजन ये है कि यहाँ पे आपको पता है कैपिटल T जो एलील है वो क्या होती है बच्चा? वो डोमिनेंट एलील है ना। वो अपनी एक कॉपी उसके लिए, मतलब एक ही कॉपी जरूरी है, किसके लिए? अपने आप को डोमिनेंट बनाने के लिए, उसकी अपने आप को लंबा बनाने के लिए, टॉल बनाने के लिए उसकी एक ही कॉपी जरूरी है। ठीक है, एक ही कॉपी होगी तब भी वो प्लांट टॉल हो जाएगा, 2 है तब भी टॉल है ना। लेकिन एक्चुअल में इसीलिए कैपिटल T को हम क्या बताते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एलील। मतलब ये अपने पास में दूसरी कोई भी कॉपी हो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, जबकि आपका स्मॉल t जो आपका है उसको हम रिसेसिव एलील बोलते हैं।
ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी जब इसके जैसी कॉपी इसके साथ में होगी, नहीं तो ये देखिए यहाँ पे हाइब्रिड के अंदर यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये रिसेसिव है, और टी यहाँ पे भी अपने को एक्सप्रेस कर रहा है और टी यहाँ पे भी अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब ये टी कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है। तो हम जितने भी डोमिनेंट होते हैं उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो रिसेसिव होते हैं उनको हम आपका एलील को, रिसेसिव एलील जो होती है उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। चलिए अब हम इसके कंक्लूजन को देख लेते हैं। देखिए बच्चा, अभी कंक्लूजन की बात करते हैं कि ये मेंडल को क्या क्या कंक्लूजन मिले इससे, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखिए मेंडल ने क्या किया था, ये मेंडल को क्या क्या कंक्लूजन मिले यहाँ से उसको देखते हैं ना। तो ये मेंडल ने देखा कि भाई ये प्योर आपका टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट से आपका क्या किया, जब क्रॉस करवाया था तो F1 जनरेशन मिली थी, और F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई थी तो हमको क्या मिला था, F2 जनरेशन मिली थी, है ना। तो मेंडल ने देखा कि भाई यहाँ से जो है ना इस टॉल प्लांट और ये प्योर ड्वार्फ प्लांट के जब गैमिट्स फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, गैमिट्स फॉर्मेशन होते हैं, ये गैमिट जो है जब इस गैमिट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या होता है, आपको जो F1 प्लांट मिल रहे हैं वो सारे के सारे आपको टॉल मिले थे, है ना, ये मिले थे, फिर वहां सेल्फिंग करके आपको टॉल और ड्वार्फ दोनों मिले थे, है ना, ये आपको मिला था ना ऐसा। ओके, तो मेंडल ने देखा कि गैमिट जो है जब फॉर्मेशन होते हैं तो मतलब कुछ न कुछ चीज तो यहाँ से इसमें ट्रांसफर हो रही है ना, गैमिट के थ्रू कुछ न कुछ चीजें ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से ये ड्वार्फ प्लांट जो है ना वो एक्चुअल में अपने आप को हाइड कर लेता है, और यहाँ पे सिर्फ टॉल ही मिल रहे हैं, टॉल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। उसके बाद में ये आपका ड्वार्फ फिर से मिला आपको यहाँ पे, है ना, F2 जनरेशन में, मतलब गैमिट के थ्रू कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या ट्रांसफर हो रहा है, मेंडल ने उस चीज को बोला था फैक्टर। क्या बताया मेंडल ने, बोला ये जो ट्रांसफर होने वाली चीज है ना गैमिट के थ्रू, वो सारे के सारे कुछ फैक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं ना, इसको एलिमेंट्स भी बोला मेंडल ने। क्या बोला कि एलिमेंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। आजकल हम उन फैक्टर और एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन्स। मतलब ट्रांसफर किसका हो रहा है बच्चा, जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, क्योंकि मेंडल के टाइम में जीन्स का पता ही नहीं था, जीन्स की डिस्कवरी भी बहुत लेट हुई है। अब मेंडल ने यहाँ दूसरा कंक्लूजन क्या दिया बच्चा, दूसरा कंक्लूजन मेंडल ने यहाँ पे ये दिया कि देखिए ये जो है ना ये टॉल प्लांट है, ये कैपिटल टी था, ये ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी था। जब आपको F1 मिला तो सारे ही टॉल मिले थे, है ना, तो वहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी था। मतलब यहाँ पे मेंडल ने बोला कि जो कैपिटल टी जो है ना वो क्या है बच्चा, डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है ना। तो इस डोमिनेंट ट्रेट की क्या होती है बेटा, एक ही कॉपी जरूरी होती है अपने आप को एक्सप्रेस कराने के लिए, वन कॉपी इज सफिशिएंट टू एक्सप्रेस, ठीक है। तो इस डोमिनेंट एलील की एक ही कॉपी सफिशिएंट होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। इसीलिए F1 में सारे ही टॉल हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक कॉपी तो कैपिटल टी की है ना यहाँ पे, तो एक कॉपी ही जरूरी है, मतलब सफिशिएंट होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट। अब बात करते हैं आपकी ड्वार्फ की, है ना। तो ड्वार्फ जो है वो आपका स्मॉल टी से हमने एक्सप्लेन किया था, इसको हमने बताया था रिसेसिव है। क्या बताया था, रिसेसिव है। तो रिसेसिव कैरेक्टर को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उस एलील की दोनों कॉपी होनी जरूरी है, 2 कॉपीज, है ना, 2 कॉपीज या फिर बोथ कॉपीज, है ना, बोथ कॉपीज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस, है ना। तो इस रिसेसिव को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी दोनों ही कॉपी जरूरी होती है। ये आपको समझ में आ गया। तो यहां से आपको इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं बच्चा, ये मेंडल का पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बच्चा, क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो फिर से देखिए, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि मेंबर का जो पेयर है ना, जो पेयर ऑफ एलील में जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरे को सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इस हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर
इस कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो स्मॉल टी अपना करेक्टर को शो नहीं कर पाया इसकी प्रेजेंस में, कैपिटल टी की प्रेजेंस में। तो कैपिटल टी जो है वो अपनी कैपिटल टी के साथ में भी अपने आप को एक्सप्रेस किया और स्मॉल टी के साथ में भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो पेयर का जो मेंबर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, जब दूसरा एलील वहां पे प्रेजेंट है दूसरे टाइप का, तब भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। अब देखिए रिसेसिव क्या होता है। रिसेसिव जो है, जो इस डोमिनेंट एलील की मतलब साथ में होने पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिसेसिव। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। देखिए, तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो भी एलील जो होते हैं वो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग शो नहीं करते। क्या नहीं करते बच्चा, एलील जो है वो मिक्सिंग शो नहीं करते हैं, या फिर ये एलील्स जो है ब्लेंडिंग, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग एक ही चीज है, ये शो नहीं करते, है ना। तो देखिए जैसे आपको दोनों पेरेंट के जो कैरेक्टर थे, है ना, वो जैसे ये आपके प्योर पेरेंट्स था, क्या था बच्चा, प्योर पेरेंट, है ना। ये प्योर पेरेंट आपका टॉल था और ये प्योर पेरेंट आपका ड्वार्फ था। ये प्योर पेरेंट जो है यहाँ पे क्या हुआ, F1 जनरेशन हुई और F2 जनरेशन में आपको क्या हुआ, पेरेंटल कंडीशन फिर से रिकवर्ड हो गई, है ना, पेरेंटल कंडीशन रिकवर्ड हो गई, है ना। कहाँ पे हुई आपको, F2 जनरेशन में। ये कैसे हुई, यहां से जब पेरेंट्स से आपका क्या बने थे, गैमिट बने थे, गैमिट बन के क्या हुआ, ये गैमिट बन के आपका F1 जनरेशन मिला, यहां से फिर गैमिट बने थे और फिर से आपको F2 जनरेशन मिली। ओके, तो ये गैमिट जो है एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे गैमिट बनते टाइम में क्या होता है, एलील और फैक्टर का सेग्रीगेशन हो जाता है, ठीक है। तो पेरेंट के पास में कैपिटल टी था, यहाँ पे स्मॉल टी था। अब इससे गैमिट फॉर्मेशन होने पर कैपिटल टी यहाँ पे सेग्रीगेशन हो गया, किसका, एलील का, तो इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, है ना, यहाँ पे बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, आपके दोनों एलील, है ना, दो एलील जीन के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाते हैं, गैमिट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। अब आपका जब आप बात करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी की, ये आपका हाइब्रिड है ना, ये भी जब गैमिट फॉर्म करेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ही फॉर्म करेगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब जो गैमिट होते हैं वो अपने ट्रेट के लिए प्योर होते हैं। तो गैमिट के पास जो ट्रेट होता है वो प्योर ट्रेट होता है, ये प्योर है, ये प्योर टॉल का मतलब है, ये प्योर ड्वार्फ का मतलब ट्रेट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब जो भी प्लांट जो है आपके गैमिट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट के जो क्या बोलते हैं हम, एलील्स गैमिट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट हो जाते हैं और वो फिर से फर्टिलाइजेशन करके एक्चुअल में फिर से वहां पे दोनों एलील फिर से रिकवर्ड हो जाते हैं। तो F1 जनरेशन में भी आपको रिकवरी मिली, है ना। F1 जनरेशन में आपको ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गई, मतलब सेट के दोनों पेयर आपके दोनों पेयर फिर से मिल गए। फिर यहाँ से गैमिट फॉर्मेशन हुआ तो फिर सेग्रीगेशन हो गया, फिर F2 में वो वापस फिर से रिकवर्ड हो गए। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें क्या होता है कि सेट के दोनों एलील जो है गैमिट फॉर्मेशन के टाइम में सेग्रीगेट हो जाते हैं। ओके, इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल में एलील का ईच कैरेक्टर जो होता है जब वो गैमिट के अंदर जाता है, गैमिट में मतलब जब ये स्पर्म फॉर्मेशन करेगा, जब ये स्पर्म फॉर्मेशन करेगा तो मान लीजिए ये मेल प्लांट है ना। अब ये स्पर्म फॉर्मेशन करेगा तो इसमें एक्चुअल में एलील के सेट का एक ही मतलब एलील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्योरिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्चुअल में दूसरा ट्रेट नहीं होता, सिंगल ट्रेट इसके पास में मतलब सिंगल एलील होती है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट भी बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, रैंडम कॉम्बिनेशन होता है इनका, है ना, रैंडम फ्यूजन होता है गैमिट का, है ना, कि ये इसके साथ मिक्सिंग करेगा, या फिर ये एग है बच्चा, ये भी आपका एग है, ठीक है, मान लिया ये भी एग है, ये भी एग है। अब ये जो है ना, ये वाला स्पर्म इसके साथ में भी जा सकता है, ये वाला स्पर्म इसके साथ में भी जा सकता है, ये वाला स्पर्म इसके साथ में भी जा सकता है, ये वाला इसके साथ में भी जा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो रैंडम होता है, कोई किसी के साथ में भी मिक्स हो सकता है। तो फ्यूजन ऑफ
गैमेट जो है वो रैंडम होता है ना। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में ये ऐसा होता है कि गैमेट का फ्यूजन होता है, वो रैंडम प्रोसेस है। ओके, चलिए ये आपको समझ में आ गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने बता दिया आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी एक्सप्लेन कर दिया। बच्चा अब बात करते हैं हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की, है ना। तो आपका ये हो गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं हम। देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस क्यों किया, है ना, उसको देख लेते हैं हम। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने क्या किया, दो करेक्टर को मेंडल ने स्टडी करने के लिए डाइहाइब्रिड क्रॉस यूज किया, दो करेक्टर की स्टडी करने के लिए। तो दो करेक्टर के अंदर कितने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं, है ना, कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, फोर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चा, 4 ट्रेड्स होते हैं। अब इन 4 ट्रेड्स को मतलब यूज किया मेंडल ने, है ना, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो ये मेंडल ने इसलिए किया क्योंकि उसने एक्चुअल में जीन के एक्सप्रेशन को बेटर समझने के लिए और उसके अपने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट थे उसके वेरिफिकेशन के लिए उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। ठीक है, मतलब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो भी उसको मिला था उसको उसने वेरीफाई करने के लिए डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। दूसरी बात है कि जीन कैसे एक्सप्रेस करती है अपने आप को, उसको समझने के लिए किया। तो मेंडल ने यहाँ पे दो करेक्टर लिए प्लांट के, एक तो क्या लिया, मतलब शेप लिया, क्या लिया बच्चा, शेप लिया, है ना। दूसरा करेक्टर लिया कलर, है ना। शेप एक ही चीज ली, सीड, है ना, सीड्स लिए। सीड्स के पास में दो करेक्टर थे, एक तो शेप का करेक्टर था, दूसरा कलर का करेक्टर था। ठीक है, तो सीड के जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कैसे हैं, शेप के ट्रेड्स कैसे हैं बच्चा, तो ये दो तो आपके पास में करेक्टर है, इस करेक्टर के कितने आपको ट्रेड्स मिलेंगे, 4 ट्रेड्स मिलेंगे। तो दो ट्रेड शेप के कैसे थे, एक तो राउंड शेप था सीड का, दूसरा था आपका रिंकल्ड शीट थे, कैसे थे, रिंकल्ड शीट थे। कलर की बात करें तो कलर में आपका कैसा कलर था बच्चा आपका, है ना, तो कलर था येलो, सीड का कलर कैसा था, येलो, और दूसरा कलर था सीड का ग्रीन, है ना, ग्रीन। ये इस तरीके से ये 4 क्या है आपके, एक तो कलर के दो करेक्टर हो गए और शेप के 2 करेक्टर हो गए, तो सॉरी 2 ट्रेड्स हो गए। तो टोटल 4 ट्रेड्स है 2 करेक्टर के, शेप और कलर के, है ना। तो बच्चा इन सबको उन्होंने क्या किया, सबसे पहले राउंड और येलो सीड लिया। क्या लिया बच्चा, राउंड और येलो सीड, है ना। तो ये प्योर करेक्टर लिया राउंड और येलो। इसकी क्रॉस किससे करवाई, रिंकल्ड और ग्रीन सीड से, इसको बोलते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, अब इससे जो F1 जनरेशन मिली थी बच्चा, जो F1 जनरेशन मिली थी वो उसको मिली राउंड एंड येलो। क्या मिली, राउंड एंड येलो। इसका मीनिंग क्या होता है आपको यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए। इसका मीनिंग है कि आपको रिंकल्ड और ग्रीन नहीं मिला, मीनिंग ये है कि राउंड जो है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है और येलो करेक्टर जो है, येलो ट्रेड जो है वो ग्रीन ट्रेड के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। तो ये डोमिनेंट करेक्टर जो है वो अपने आप को शो करते हैं और जो F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं करते वो सारे करेक्टर रिसेसिव करेक्टर होते हैं, है ना। यहाँ पे मेंडल ने एक और चीज बताई कि ये जो एक्चुअल में मेंडल ने एक पोस्टुलेट दिया जिसको हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, अभी आगे मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। उसमें क्या होता है कि मेंडल ने बोला कि जो यूनिट फैक्टर के जो पेयर्स होते हैं, पेयर्स ऑफ यूनिट फैक्टर होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक्चुअल में अकर होते हैं। ठीक है, वो किसी अदर पेयर के साथ में मतलब कंबाइंड होके नहीं जाते हैं, है ना। तो उनका जो असॉर्टमेंट होता है ना वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, इंडिपेंडेंटली वो फ्रीली मतलब एक्चुअल में एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं। समझ में आया, तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको आगे। तो जिससे क्या होता है कि इसकी वजह से गैमेट के अंदर सारी ही पॉसिबिलिटी मिलती है ना, तो सारी कॉम्बिनेशन जो है गैमेट्स में मिलते हैं। ठीक है, वो भी इक्वल फ्रीक्वेंसी में मिलते हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि ये आपको यहाँ पे मेंडल ने क्या किया था बच्चा, ये देखिए यहाँ पे गैमेट के 4 कॉम्बिनेशन में मिले, है ना, कितने मिले, 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ गैमेट्स मिले मेंडल को। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन जो है वो क्या हुआ, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ, है ना। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर से उसको क्या मिले, 4 गैमेट्स मिले। तो 4 गैमेट्स कैसे मिले, फर्स्ट गैमेट के अंदर राउंड और येलो सीड्स मिले, है ना। क्या मिले बच्चा, राउंड एंड येलो सीड्स मिले।
दूसरे में मिले आपको रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स मिले, तीसरे में मिले उसको राउंड एंड ग्रीन, और फोर्थ में मिले आपको रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, अब क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है और जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तब क्या होता है कि एक्चुअल में इन दोनों के कोई भी कॉम्बिनेशन को एक्चुअल में क्या होता है कि दो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा फ्रॉम ईच पेरेंट, है ना, ईच पेरेंट से आपको दो कॉम्बिनेशन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे F2 जनरेशन में क्या मिला, ये चार गैमेट का जब कॉम्बिनेशन करवाया, ये चारों गैमेट है बच्चा, इन चारों गैमेट की जब सेल्फिंग करवाई तो F2 जनरेशन मिली आपको। F2 जनरेशन में जब जाइगोट मिला तो किसी भी पॉसिबिलिटी में मिल सकता है। तो राउंड और येलो जो है वो आपको मिला 9 रेशियो में, है ना, रिंकल्ड और ग्रीन मिला 1 रेशियो में, फिर राउंड और ग्रीन मिला 3 रेशियो में, फिर रिंकल्ड और येलो मिला 3 रेशियो में। इसको इस तरीके से लिखते हैं 9:3:3:1, है ना, इस रेशियो में उसको मिले प्लांट। तो राउंड टोटल जो है ना, ये चार जो है गैमेट्स की कॉम्बिनेशन है, 4 गैमेट मेल के और 4 गैमेट फीमेल के, है ना, 4 में गैमेट के ये कॉम्बिनेशन मेल के है और 4 कॉम्बिनेशन जो है वो फीमेल के है ना। ये जब है आपस में किसी भी तरीके से ये आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 16 पॉसिबिलिटीज बनाएंगे, 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, मतलब ईच जो है गैमेट जो है मेल का ईच गैमेट फीमेल के साथ में कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो 4 जो है 4 से कंबाइन करके 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उस 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है वो 9:3:3:1 होता है। मतलब 9 जो है ना आपको राउंड और येलो जो मिलेगा, राउंड एंड येलो, वो 16 में से 9 राउंड रहेंगे, है ना, और राउंड और येलो मिलेंगे। उसके बाद में रिंकल्ड एंड ग्रीन, है ना, रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने मिलेंगे बच्चा, ओनली 1 आउट ऑफ 16। उसके बाद में राउंड और ग्रीन कितने मिलेंगे बच्चा, राउंड और ग्रीन मिलेंगे 3 16 में से। और रिंकल्ड एंड येलो कितने मिलेंगे, रिंकल्ड एंड येलो कितने मिलेंगे आपको 3, है ना, 16 में से। तो इसका रेशियो जो फिनोटाइपिक होता है वो 9:3:3:1 होता है। चलिए देखते हैं इसके फिनोटाइपिक रेशियो को, फिर इसके जीनोटाइपिक रेशियो को देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन को करवा देते हैं। पेरेंटल जनरेशन में हम यहाँ पे क्या किया था, ये सीड्स लिया था, ये आपके पेरेंट है, क्या है बच्चा, पेरेंट है। तो पेरेंट को लिया था राउंड एंड येलो, क्या लिया था, राउंड एंड येलो पेरेंट लिया था। ठीक है, यहां पे आपने लिया था रिंकल्ड एंड ग्रीन पेरेंट, रिंकल्ड एंड ग्रीन पेरेंट लिया, मतलब ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिया। तो राउंड का जो मैं यहाँ पे आपको एलील दिखाऊंगा तो ये कैपिटल आर है, क्योंकि ये आपका कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि ये डोमिनेंट है राउंड किसके ऊपर, रिंकल्ड के ऊपर। येलो कलर जो है सीड का वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है, तो मैं यहाँ पे इसको कैपिटल वाई लिखूंगा। रिंकल्ड स्मॉल आर से रिसेसिव है, ग्रीन स्मॉल वाई से डिनोट करूंगा। तो पेरेंट के अंदर ये आपके 2 कैरेक्टर के चारों ट्रेट्स लिख दिए। अब यहाँ पे इसके गैमेट फॉर्मेशन करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। इसके गैमेट क्या बनेंगे, ये आर टाइप का गैमेट देगा, मतलब गैमेट के अंदर आर मतलब एक सिंगल कैरेक्टर जाएगा, सिंगल एलील जाएगा, यहाँ पे इन दोनों से एक ही टाइप का एलील जाएगा। तो गैमेट के अंदर आर वाई दोनों ही कैरेक्टर का एक एलील आ गया यहाँ पे। ठीक है, राउंड का आर है क्योंकि राउंड आर ही प्रोड्यूस कर रहा है, येलो जो कैपिटल वाई प्रोड्यूस कर रहा है, ये दोनों गैमेट में आ गए। अब यहाँ पे ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा बच्चा, यहाँ से एक कैरेक्टर का एक एलील, दूसरे कैरेक्टर का दूसरा एलील, ये गैमेट के अंदर आ गया, है ना। तो एक से एक ही आएगा गैमेट के अंदर। अब यहाँ पे इस गैमेट का इस गैमेट के साथ में फ्यूजन हो जाएगा, क्रॉसिंग हो जाएगी, है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, F1 जनरेशन मिलेगी। इस F1 जनरेशन में आपको ये जब इससे कंबाइन करेगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे आपको एक ही तरीके का मिलेगा। F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो, क्या मिलेगा बच्चा, राउंड एंड येलो प्लांट्स ही मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो राउंड और येलो प्लांट मिलेंगे। मतलब क्या है, ये राउंड और येलो जो है वो रिंकल्ड और ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए
ये राउंड और येलो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और रिंकल्ड और येलो को सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ये जो राउंड और येलो मिला है, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई से, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये दोनों, और ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई दोनों, है ना। तो यहाँ पे ये प्लांट के अंदर जो है वो चारों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आ जाएंगे, दोनों चारों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आ जाएंगे दोनों कैरेक्टर के। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपका हो गया आपका F1 जनरेशन का चारों ट्रेड्स। अब हम यहाँ पे इसकी सेल्फिंग करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग करवाने से मैंने आपको बताया था क्या क्या मिला था आपको, राउंड एंड येलो मिले, क्या मिले थे बच्चा, राउंड और येलो मिले। उसके बाद में आपको मिला राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। तीसरा मिला था आपको येलो, राउंड दोनों हो गए, अब आपको मिला था रिंकल्ड एंड येलो, ये तीसरा। और फोर्थ आपको मिला था रिंकल्ड एंड ग्रीन, राउंड एंड, सॉरी बच्चा यहाँ पे रिंकल्ड नहीं, यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन है ना, राउंड एंड ग्रीन कलर, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये चारों आपको मिले। तो ये किस कॉम्बिनेशन में मिले, ये 9 में मिला, राउंड और येलो 9, राउंड और ग्रीन 3, रिंकल्ड एंड येलो 3, राउंड एंड ग्रीन सॉरी रिंकल्ड एंड ग्रीन 1। तो इस 9:3:3:1 में ये आपको प्लांट मिले, ठीक है। अब हम इसकी चेकर बोर्ड बना के इसको समझ लेते हैं, क्या करते हैं, चेकर बोर्ड बना देते हैं इसका। चलिए देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, आपका चेकर बोर्ड में हम समझते हैं कि ये जो आपके गैमिट पेरेंट्स से जो गैमिट बने थे वो आपको क्या मिले थे, कैपिटल आर वाई, है ना। और आपको जो रिंकल्ड से, यदि ये मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए स्टार्टिंग से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये आपके पेरेंट्स के पास में ये करेक्टर थे, पेरेंट्स है ना। तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये पेरेंट्स के आपके करेक्टर थे, है ना। इसको पी जनरेशन बोलते हैं। इसकी सेल्फिंग करवा के F1 मिली। F1 क्या था आपका, F1 में आपको ये सारे ही आपके राउंड और येलो मिले थे, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये F1 जनरेशन के ये जब गैमिट फॉर्मेशन करेंगे बच्चा, तो गैमिट फॉर्मेशन करने पर कोई भी कॉम्बिनेशन किसी के साथ में बना सकता है, मतलब करेक्टर, कोई भी करेक्टर किसी के साथ में कंबाइन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इस F1 जनरेशन से 4 टाइप के गैमिट मिलेंगे। कितने टाइप के गैमिट मिलेंगे, 4 टाइप के। कैसे कैसे मिलेंगे, एक तो कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ में कंबाइन हो सकता है, ये एक गैमिट हो गया। कैपिटल आर आपका स्मॉल वाई के साथ कंबाइन हो सकता है, दूसरा गैमिट ये हो गया। तीसरा गैमिट आपका स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई से कंबाइन हो सकता है, ये तीसरा गैमिट हो गया। और कैपिटल आर स्मॉल वाई से भी कंबाइंड हो सकता है। तो ये 4 तरीके के गैमिट्स आपको यहाँ मिलेंगे F1 जनरेशन से, ठीक है। तो यहाँ गैमिट जो है उसमें कोई भी करेक्टर किसी के साथ भी कंबाइंड हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ में केवल येलो ही जाएगा, है ना, राउंड के साथ में केवल आपका ग्रीन ही जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। और केवल येलो के साथ में, केवल रिंकल्ड के साथ में येलो जाएगा या रिंकल्ड के साथ में ग्रीन जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो ये चारों आपके गैमिट फॉर्मेशन नहीं होते। मतलब ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो है वो आपका एक्चुअल में क्या होता है कि फ्रीली जो है इंडिपेंडेंटली असॉल्ट होते हैं, मतलब मर्जी हो वैसे आपको ये चले जाते हैं, कैरेक्टर जो है गैमिट्स के अंदर अपनी मर्जी से कैसे भी चले जाते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली या फ्रीली असॉल्ट होते हैं, है ना। तो इसी को तो हम इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट बोलते हैं, है ना। तो गैमिट के फॉर्मेशन के टाइम में कैरेक्टर जो है आपके जो एलील के कैरेक्टर की जो एलील्स होती है वो इंडिपेंडेंटली असॉल्ट होती है या फ्रीली असॉल्ट होती है ना, फ्रीली वो चली जाती है। तो यहाँ पे ये गैमिट मिले एक। अब इन गैमिट की हमने क्या की, F1 में चारों गैमिट मिले थे ना बच्चा, उसकी सेल्फिंग करवाएंगे हम। क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। तो इसको आप मेल प्लांट समझ लो, ये मेल प्लांट के 4 गैमिट बने। ऐसे कैसे 4 गैमिट बनेंगे आपके फीमेल प्लांट के, है ना। ये फीमेल प्लांट भी ऐसे कैसे गैमिट बनाएगी। अब ये बनाई आपके फीमेल प्लांट के गैमिट्स बने। अब ये मेल और फीमेल प्लांट के गैमिट की हम क्या कराएंगे, आपकी
मतलब कॉम्बिनेशन करवा देंगे चेकर बोर्ड बना के। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है बच्चा, रैंडम कॉम्बिनेशन होता है। ये चारों गैमेट किसी भी चारों गैमेट के साथ में मिक्स हो सकते हैं। जैसे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है ना, वो फीमेल के इस गैमेट के साथ भी मिल सकता है, इस गैमेट के साथ में भी मिल सकता है, इस गैमेट के साथ में भी जा सकता है, इस गैमेट के साथ में भी जा सकता है, किसी के साथ में जा सकता है। ये कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई इसके साथ जा सकता है, इसके साथ और इसके साथ, किसी के साथ में भी। ये भी इन चारों में से किसी के साथ में भी जा सकते हैं। ये स्मॉल आई स्मॉल आर स्मॉल वाई भी इनमें से किसी के साथ जा सकते हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना मिलेगा, 16। चलिए चेकर बोर्ड में हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम बना देते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया चेकर बोर्ड 1 2 3 और ये बना दिया हमने 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इधर रखते हैं हम मेल, है ना, हॉरिजॉन्टल रो में। तो मेल के गैमेट 4 गैमेट हमने कैसे बनाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ऐसे के ऐसे गैमेट हम यहाँ पे फीमेल के बनाएंगे वर्टिकल रो में। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और हम यहाँ पे एक और चेकर बोर्ड का एक ब्लॉक और बनाएंगे। 16 है ना बच्चा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलिए अब ये गैमेट इसके साथ मिलके क्या बनाएगा बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या हो जाएगा बच्चा, कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई आपका येलो। फिर इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी क्या हो जाएगा बच्चा आपका, ये राउंड हो जाएगा। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ये भी आपका ग्रीन सॉरी ये आपका बन जाएगा येलो। तो राउंड और येलो है ना, राउंड येलो है ना। थर्ड देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कंबाइन करेगा, कैपिटल आर है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल वाई। ये भी आपका राउंड और येलो है ना, राउंड क्योंकि ये कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट है और ये दोनों डोमिनेंट है ना, दोनों ही एक ही कॉपी है। ये भी नेक्स्ट देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी आपका राउंड और ये भी आपका येलो। तो ये सारे ही राउंड एंड येलो है आपके पास में, राउंड और येलो है आपके पास में। सेकंड देखिए कैपिटल आर से करेगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कंडीशन रिस्टोर होगी, ये भी राउंड और येलो हो जाएगा। कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई के साथ अब जुड़ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये आपका हो गया बच्चा नए कॉम्बिनेशन है ना। ये अभी तक तो आपको कहाँ, यहाँ तक तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला, मतलब पेरेंट के अंदर जो था वो मिला था आपको, क्योंकि हमने पेरेंट क्या लिया था बच्चा आपका, राउंड और येलो लिया था। राउंड और येलो आपको मिलते गए यहाँ तक, ये आपको मिला राउंड और ग्रीन। ठीक है, तो ये नया कॉम्बिनेशन मिला, इसको बोलते हैं राउंड ग्रीन। क्या बोलते हैं, राउंड ग्रीन, मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर भी आपके साथ राउंड में आ गया है ना। नेक्स्ट देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, बच्चा ये कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ में राउंड येलो। ठीक है, ये भी आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिला है आपका। नेक्स्ट देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी आपका नया कॉम्बिनेशन है राउंड और ग्रीन, तो इसको भी लिखेंगे राउंड ग्रीन है ना। नेक्स्ट देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो। नेक्स्ट देखिए कैपिटल सॉरी यहाँ पे अभी स्मॉल आर आ रहा है बच्चा, स्मॉल आर कैपिटल वाई नया कॉम्बिनेशन, ये हो गया रिंकल्ड येलो आ रहा है समझ में बच्चा, ये रिंकल्ड येलो है, ये नया कॉम्बिनेशन है। क्योंकि यहाँ रिंकल्ड आपका ग्रीन था है ना, हमने पेरेंटल कॉम्बिनेशन में रिंकल्ड ग्रीन लिया था। एक आपका F2 में नया कॉम्बिनेशन मिला, रिंकल्ड के साथ में आपका येलो कलर गया है। नेक्स्ट देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ना। ठीक है, तो ये आपका रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो है, ये भी आपका रिंकल्ड येलो दो है ना अभी तक आपका। अब देखिए नेक्स्ट देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आपका राउंड और ये
ग्रीन है, क्या है बेटा, राउंड ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे भी राउंड ग्रीन मिला, यहाँ पे भी राउंड ग्रीन मिला आपको। तो ये आपको तीसरा राउंड ग्रीन मिला है। ये राउंड ग्रीन, एक राउंड ग्रीन, ये दूसरा राउंड ग्रीन, और ये मैं कलर चेंज करूं पेन का, चलिए मैं कलर चेंज करके आपको राउंड ग्रीन बता देता हूं। देखिए ये आपको मिला है ना राउंड ग्रीन, यहाँ पे भी आपको राउंड ग्रीन मिला। ठीक है, ये तीसरा राउंड ग्रीन यहाँ पे मिला आपको, है ना। अभी हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे स्मॉल आर था, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपका क्या है, रिंकल्ड येलो। ठीक है, तो ये भी आपको रिंकल्ड येलो 3 मिल गए, 1 2 और 3, है ना, ये रिंकल्ड येलो 3 मिल गए। अभी मैं पेन से बता दूंगा, दूसरी पेन से। फिर ये आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई सारी रिसेसिव कैरेक्टर है, ये आपको मिला रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो देखिए अब हमको, मैंने आपको सारी कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर दी है। अब बात करते हैं हम, देखिए येलो कलर से लेता हूं ना, ये आपका रिंकल्ड, ये आपके जो तीसरा एक कॉम्बिनेशन है, ये आपको मिला, ये 2 और ये 3, ये नए कॉम्बिनेशन है, ये वाले 3 नए कॉम्बिनेशन है, और ये जो है रिंकल्ड ग्रीन, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ना। तो अब हम बात करते हैं, देखिए हमको जो राउंड येलो कितना मिला, 1 राउंड येलो, 2 राउंड येलो, 3 राउंड येलो, 4 राउंड येलो, 5 राउंड येलो, 6 राउंड येलो, 7 8 राउंड येलो और 9 राउंड येलो। तो हमको 9 राउंड येलो मिले, और 3 जो है राउंड ग्रीन मिले, 3 राउंड ग्रीन, ये ब्लू कलर के, है ना। अब येलो कलर के क्या थे, रिंकल्ड येलो थे, है ना। तो 3 रिंकल्ड येलो थे, और एक जो था वो आपका रिंकल्ड ग्रीन था। ये रिंकल्ड ग्रीन जो है पेरेंटल, तो 9 जो है वो राउंड येलो पेरेंटल है, और एक रिंकल्ड ग्रीन पेरेंटल है। ठीक है, ये पेरेंटल है। नए कॉम्बिनेशन कितने हैं, राउंड के साथ में आपका ग्रीन कलर गया, और रिंकल्ड के साथ में येलो कलर गया, तो ये 6 नए कॉम्बिनेशन है। तो पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशन का यदि रेशियो आपसे पूछे, तो आप क्या लिखेंगे बच्चा, 9:6, है ना, नहीं सॉरी, ये 10:6। तो 10 तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, 6 नए कॉम्बिनेशन है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 5:3। ठीक है, 5:3 रेशियो में आपको पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशन मिलते हैं F2 जनरेशन में। ठीक है, और आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे क्या होता है, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चा। तो यहां से मेंडल ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस दिया था, यहां से उसने ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। मीनिंग ये है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि बच्चा ये जो फैक्टर्स जो है ना, फैक्टर्स जो ट्रेड्स के फैक्टर्स होते हैं, वो एक्चुअल में गैमिट फॉर्मेशन के टाइम में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, तभी 4 तरीके के गैमिट आपको मिलते हैं, है ना। तभी कितने मिलते हैं, 4 तरीके के आपको ये गैमिट मिलते हैं। मतलब कि आपके गैमिट के अंदर जो ट्रेड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, फ्रीली असॉर्ट होते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो बच्चा मेरा वीडियो लाइक कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, और मैं आगे भी आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।